वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आज सेकंड इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। तो हमने कल के वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था बहुत डिटेल में। हमने इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फिशन, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा था। तो फंडामेंटल कंसेप्ट्स में आगे चलते हुए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं और उनका जो कंपैरिजन है वो पढ़ेंगे। रेजोनेंस को दोबारा से पढ़ेंगे जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है। रेजोनेंस को दोबारा पढ़ेंगे जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा हम रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को कैपिटल ई के साथ डेजिग्नेट किया जाता है। ये उन कंपाउंड्स में होता है जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और मल्टीपल बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली किसी एक एटम की तरफ जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये यहाँ पे कार्बोनिल बॉन्ड दिखाया गया है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो कोई अटैक करने वाला स्पीशीज होता है जिसको लिखा है रिजेंट एडेड, अटैक करने वाला, इस पे अटैक करने वाला। तो जब स्पीशीज अटैक करने वाला यहाँ पे डालते हैं तो ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाता है। इससे एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो देर इज़ ए कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ पाई बॉन्ड। ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो ये इफ़ेक्ट इनफैक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट जो है वहीं पे रिपोर्ट किया गया है जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और किसी अटैकिंग रेजेंट की प्रेजेंस में ये मल्टीपल बॉन्ड जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पे हमने अटैकिंग स्पीशीज़ अभी नहीं शो किया। हम सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि अटैकिंग स्पीशीज़ आएगा और ये मल्टीपल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो दो तरह का है। एक है प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए बात करते हैं पहले प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में रिपोर्ट किया गया। यानी कि जब हम एसिड्स को ऐड करते हैं अल्कीन के अंदर, अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ये जो प्रोटॉन है H प्लस, ये एसिड से आया है। तो अल्कीन का पाई बॉन्ड जो है वो इसके ऊपर अटैक कर देता है। और ये बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस बॉन्ड की हेल्प से हाइड्रोजन दोनों में से किसी भी कार्बन से आप जोड़ सकते हैं क्योंकि दो ही कार्बन है। अगर तीन होते तो हम आगे चल के एक रूल आएगा मार्कोनिकॉफ रूल, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ ये बताना है कि ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, यानी कि दो कार्बन वाली अल्कीन है और इसमें एक पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड जो है वो H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करके उसके साथ बॉन्ड बना देता है। क्योंकि अब ये बॉन्ड जो है इस कार्बन पे शिफ्ट करा है या हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर गया, मतलब यहाँ से शिफ्ट कर गया, तो ये वाला जो कार्बन है उसके ऊपर फिर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब अटैक करने वाला स्पीशीज पॉजिटिवली चार्ज्ड हो और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक करे और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इस तरह के इफेक्ट को प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। मैं रिपीट करता हूँ। जब अटैक करने वाला स्पीशीज जो है पॉजिटिवली चार्ज है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है आपके पास, और अटैक करने के बाद ये मल्टीपल बॉन्ड जब इस H पॉजिटिव पे या प्रोटॉन पे या एसिड पे अटैक कर देता है, तो वन ऑफ द कार्बन डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज। दिस
effect is called as plus electromeric effect. हाँ, एक इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर आप इस H पॉज़िटिव को यहाँ से हटा देते हो, तो यानी कि अटैकिंग स्पीशीज़ जो आपने बाहर से डाला है, ये अटैकिंग स्पीशीज़ है या अटैकिंग रेजेंट है। इस अटैकिंग रेजेंट को अगर हटा देते हो, तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये 2 एरोज़ यहाँ पे दिखाए गए हैं। ऊपर लिखा है रीजेंट एडेड, तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो गया। फिर लिखा है रीजेंट रिमूव्ड, यानी कि जो अटैकिंग स्पीशीज़ है उसको आप रिमूव करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, मतलब आप अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट की तरह परमानेंट इफ़ेक्ट नहीं है, ये टेम्परेरी इफ़ेक्ट है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट में क्या था, वो परमानेंट इफ़ेक्ट था, उसमें कोई अटैकिंग स्पीशीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसमें अटैकिंग स्पीशीज़ आता है तो ये इफ़ेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक होता है। अगर अटैकिंग स्पीशीज़ नहीं होता तो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब अगर एच पॉजिटिव है तो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा और इसको प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर आप इस एच पॉजिटिव को विड्रॉ कर लेते हो, बाहर ले जाते हो, तो ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर? ओके। आगे हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कार्बोनिल बॉन्ड पे जब अटैकिंग स्पीशीज अटैक करता है, तो ये ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो बॉन्ड है मल्टीपल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर डेफिनेटली कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। उस पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज अटैक कर देगा और साइनाइड यहाँ पे लग जाएगा। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अटैक कर रहा है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो इस तरह के इफेक्ट को नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करता है, पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव पे अटैक नहीं करता। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेगेटिव स्पीशीज, नेगेटिव एटम, नेगेटिव आयन, नेगेटिव मॉलिक्यूल हमेशा वही पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। इट्स नॉट द पॉजिटिव चार्ज विच अटैक ऑन द नेगेटिव चार्ज, बट इट इज ऑलवेज द नेगेटिव चार्ज विच अटैक ऑन द पॉजिटिव चार्ज। तो कल हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, आज हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इनके बीच में हम एक डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। पहला ये डिफरेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है परमानेंट इफेक्ट है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो टेम्परेरी इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन की चेन सैचुरेटेड होती है, यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है उसमें प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड जो है वो मस्ट है। अगर मल्टीपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो ये इफेक्ट जो है वो नहीं होता। इंडक्टिव इफेक्ट को कोई भी अटैकिंग रेजेंट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट को होने के लिए कोई बाहर से अटैकिंग रेजेंट नहीं लेके आना आता। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक जो है वो हमेशा अटैकिंग रेजेंट की प्रेजेंस में होता है। आई एम श्योर आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अच्छे से समझ लग गया होगा। ठीक है बच्चा? ओके, आगे चलते हैं। अगला जो पार्ट हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में पढ़ना है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म। पहले हम इफेक्ट पढ़ने से पहले रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म पढ़ लेते हैं। मीजोमेरिज्म और रेजोनेंस एक ही बात है, एक ही नाम है। इसको रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म दोनों नामों से बताया जाता। हमने जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा, तो ये मैं एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म।
मेरिज्म। जब रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म हो जाएगा तो हम तीसरा इफेक्ट जो है रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो पढ़ेंगे। जो फिनोमिना है रेजोनेंस का, जो फिनोमिना है रेजोनेंस का, ये तब होता है जब मॉलिक्यूल के दो या दो से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हैं, जो जिनकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो डिफ़र करती है, पर उनके एटम अपनी जगह से कभी भी मूव नहीं करते। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी ये रेजोनेंस आपको समझाया था। आप चाहें तो केमिकल बॉन्डिंग से में ये वीडियो रेजोनेंस की निकाल के देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको रिपीट करते हैं। रेजोनेंस का फिनोमेना तब होता है जब किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक सिंगल स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमें उसके दो या दो से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर लिखने पड़ते हैं, और इन लुईस स्ट्रक्चर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, एटम अपनी जगह पे रहते हैं, एटम अपनी जगह से मूव नहीं करते। चूँकि कोई एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो इन लुईस स्ट्रक्चर्स को जब मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं, तो इन लुईस स्ट्रक्चर को कैनोनिकल या रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो कोई भी कैनोनिकल या रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं शो कर पाता। एक्चुअल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस और कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक ही बात है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर इनके बीच में कहीं पे लाई करता है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। और जो दो रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनके बीच में ये डबल हेडेड एरो होता है। हम पहली एग्जांपल ले रहे हैं रेजोनेंस इन बेंजीन। तो ये बेंजीन का पहला और दूसरा रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। ये बेंजीन के दो रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें भी ऐसा ही है, लेकिन जो यहाँ पे डबल बॉन्ड हैं उनकी पोजीशन और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड हैं उनकी पोजीशन एक दूसरे से अलग है, ऑल्टरनेट है आप कह सकते हैं। ठीक है? तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर 3 के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, और ये जो 3 मल्टीपल बॉन्ड हैं उनको एक रिंग के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़, स्पेशली इनकी बॉन्ड लेंथ को जो है वो एक्सप्लेन करता है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। चूँकि कोई भी रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन या बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड के साथ लिखना पड़ा, और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में कहीं पे लाई करते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, और इन दोनों की जो एनर्जी है वो भी डेफिनेटली यूनिफॉर्म होगी। ठीक है? बाकी आप डेफ़िनेटली केमिकल बॉन्डिंग में भी रेजोनेंस का टॉपिक निकाल के सुन लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो में भी। तो वहाँ पे भी आपको ये बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है? हम यहाँ पे सिर्फ़ रेजोनेंस को रिवाइज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने रेजोनेंस इफ़ेक्ट और मेसोमेरिक इफ़ेक्ट जो है वो पढ़ना है। दूसरी एग्ज़ाम्पल रेजोनेंस इन कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है न्यूट्रल, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। कार्बन और ऑक्सीजन
के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन के लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर हैं। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड और थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, ज़्यादा स्टेबल है, न्यूट्रल है, और जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हम और इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं कि ये लोन पेयर अगर इधर शिफ्ट करता है तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 3 बॉन्ड हो जाएँगे, यहाँ पे 2 हो जाएँगे, तो 5 बॉन्ड हो जाएँगे। तो इस बॉन्ड को फिर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एज़ अ रिज़ल्ट ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर थे, अब 3 लोन पेयर हो गए, और ये बॉन्ड चूँकि इधर शिफ्ट कर गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये बॉन्ड चूँकि इधर शिफ्ट करा था, यहाँ पे डबल की बजाय ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। 2 लोन पेयर की बजाय यहाँ पे 1 लोन पेयर हो गया। और इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं, उलट कर सकते हैं। इसको मतलब कि जैसे ये बॉन्ड इस तरफ गए हैं, तो ये बॉन्ड ऐसे और ऐसे भी हो सकते थे। तो जैसे इस तरफ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, हम उलट कन्वर्स भी कर सकते हैं, इसको बिल्कुल ऑपोज़िट कर सकते हैं। इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। बेसिकली यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पे कोई नहीं दिखाया हुआ, बट रेजोनेंस हाइब्रिड जो है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। जो स्ट्रक्चर 2 और 3 जो हैं, वो स्टेबल इसलिए नहीं माने जाएँगे बिकॉज़ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो स्टेबल नहीं माना जाता। मोरओवर जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर चार्जेस होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं माने जाते। तो ये जो स्ट्रक्चर 1 है, ये हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड के आसपास है, या एक्चुअल स्ट्रक्चर के आसपास है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको किताब में पढ़ने से शायद नहीं समझ लगेगी। इस तरह से आपको ज़्यादा समझ लगेगी, क्योंकि इसका मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड तो बनाया नहीं है। तो स्ट्रक्चर 1 जो है, दैट इज़ वेरी क्लोज़ टू रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो फिर ये करने की क्या ज़रूरत थी? रेज़ोनेंस हाइब्रिड तो इन दोनों के बीच में है। ये इसलिए किया कि बॉन्ड लेंथ को हम एक्सप्लेन कर पाएँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ना दिखाते, तो और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ना दिखाते, तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो थी, डबल बॉन्ड के इक्वल नहीं आ रही थी। डबल बॉन्ड के इक्वल नहीं आ रही थी, उससे थोड़ी कम आ रही थी, और एक तरफ थोड़ी ज़्यादा आ रही थी। तो इसलिए हमें एक तरफ ट्रिपल और एक तरफ सिंगल बॉन्ड जो है वो दिखाना पड़ा। ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, थर्ड एग्ज़ाम्पल हमारे पास है। हम रेजोनेंस जो है वो कार्बोक्जिलिक एसिड में शो करेंगे। कार्बोक्जिलिक एसिड में शो करेंगे, तो इसमें क्या है कि ये कार्बोक्जिलिक एसिड जो है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और एक OH जो है कार्बोक्जिलिक एसिड में लगा होता है। ये आपने नॉमेनक्लेचर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था कि कार्बोक्जिलिक एसिड में क्या होता है। एक कार्बोनिल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एक OH बॉन्ड लगा होता है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करनी होती है, एटम को कहीं पे नहीं लेके जाना। तो लेट अस अज्यूम कि ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर फिर 2 लोन पेयर की बजाय 3 लोन पेयर हो जाएँगे, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब बॉन्ड ये इधर जाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी, कार्बन के पास 1, 2, 3 बॉन्ड रह जाएँगे। तो उसको सैटिस्फाई करने के लिए कार्बन की वैलेंसी को ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन जो कि ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन से इधर शिफ्ट कर गया है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ऑक्सीजन के ऊपर डेफिनेटली कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर 1 है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके ऊपर कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस नहीं है। स्ट्रक्चर 2 जो है वो लेसर स्टेबल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। वैसे भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस आ गए हैं। एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और एक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसलिए ये कम स्टेबल है।
तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो क्या शो करेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, और कार्बन और OH का जो ऑक्सीजन है उसके बीच में भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, और इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को ज़्यादातर एक्सप्लेन कर पाता है। नाइट्रोअल्केन की जो रेजोनेंस है वो एग्जैक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड जैसी है। ये आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है बच्चे? तो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट मेरे पास कार्बोनेट की एग्जांपल है। कार्बोनेट की एग्जांपल में कार्बोनेट की एग्जांपल में हमने कार्बोनेट आयन दिखाया हुआ है। तो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर हमने हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में बहुत पढ़ी है। तो कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दो सिंगल बॉन्ड है, और जो दो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं उस ऑक्सीजन पे। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कर लेते हैं। ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाता है, ये डबल बॉन्ड का इधर कर जाता है। तो फिर अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है? फिर उससे अगले स्ट्रक्चर में ये करते हैं कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी अब आप देखिए कि इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है? और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आया है, और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आया है। या आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब कि डबल बॉन्ड करेक्टर तीनों कार्बन ऑक्सीजन, मतलब एक कार्बन और तीनों ऑक्सीजन के बीच में थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड करेक्टर है, जिसको डॉटेड लाइन से शो कर दिया गया है। तो तीनों पे बारी बारी से नेगेटिव चार्जेस आई हैं। तो हर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया ही है, तो तीनों पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो कर देते हैं। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। एग्जैक्टली सेम पैटर्न से हमने नाइट्रेट आयन में भी रेजोनेंस जो है वो शो करनी है। एग्जैक्टली जैसे हमने कार्बोनेट में शो करी है, वैसे ही हमने नाइट्रेट में रेजोनेंस शो करनी है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर? अब हम ये पढ़ेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तीनों इक्वलेंट स्ट्रक्चर हैं कैनोनिकल, कि तीनों में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हैं। तो तीनों इक्वलेंट स्ट्रक्चर हैं। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर का एक और नाम क्या होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी की डिटेल हम हाइड्रोकार्बन में और भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप डेफिनेशन में ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। पर यहाँ पे सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, तो इसमें मैं मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं करूँगा, बिकॉज ऑल थ्री कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर इक्वलेंट। तो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है बच्चा? अब हमारे पास है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं उनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही चेंज होती है, एटम अपनी पोजीशन से नहीं हिलते। नंबर टू, जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये मैं दे देता हूँ। ये आप नाइट्रो अल्केन के रेजोनेंस देख लीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 3 लोन पेयर और 2 लोन पेयर, 5 लोन पेयर हो गए। अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 3 लोन पेयर और 2
5 लोन पेयर हो गए। यानी जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डेफिनेटली मूव होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव करते हैं, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनका नंबर जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसके अलावा इसमें एक चीज़ हमने और ध्यान में रखनी है कि जो सेकंड पीरियड के एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल के, उनका उनको कभी भी ऑक्टेट रूल डिफाइन नहीं करना। मतलब उनको हमेशा ऑक्टेट रूल ओबे करना है, नहीं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इनका ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड में ये मैटर नहीं करता, क्योंकि उनके पास ना वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो उनमें वो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन ही ले लीजिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2, 2p3। अब 2d तो होता नहीं है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी 2d ऑर्बिटल में तो अकोमोडेट नहीं कर सकते। इसका मतलब कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर उनके पास हैं, तो उनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो गलत हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली, ये रेजोनेंस तो चलो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दिया था। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। ये रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो होते हैं जिनमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। यानी एक बार सिग्मा बॉन्ड होता है, फिर पाई बॉन्ड होता है दो एटम्स के बीच में, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करते हैं। जहाँ से मूव करते हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जहाँ पे चले जाते हैं वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो होता है रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो होता है रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो होता है रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। रेजोनेंस इफेक्ट को आर इफेक्ट या इसे मिजोमेरिक इफेक्ट एम इफेक्ट के साथ लिखा जाता है। इसको एन पाई और या पाई पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक पहली टाइप है ऐसे ग्रुप्स जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं डबल बॉन्ड को या कॉन्जुगेटेड सिस्टम को या एरोमेटिक सिस्टम को यानी बेंजीन को, वो प्लस आर या प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। और ऐसे ग्रुप्स हैं ओ एच एल्कोहल, ओ आर ईथर्स, एस एच थायो ईथर, एस आर एस एच थायोल, एस आर थायो ईथर, एन एच टू अमाइनो ग्रुप NHR, प्राइमरी अमाइन NR2, सेकेंडरी अमाइन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम को। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो प्लस आर इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ क्लोराइड लगा हुआ है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम विनाइल क्लोराइड है। ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है, तो एज ए रिज़ल्ट कार्बन की वैलेंसी जो है 5 हो जाएगी, तो ये डबल बॉन्ड आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन सिस्टम में यानी मॉलिक्यूल में मूव कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड जब इस कार्बन पे जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चूँकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस इफेक्ट को प्लस रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। इसे प्लस रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। नंबर 2, ऑब्वियसली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे
कि नंबर 2 में ऐसे ग्रुप होते हैं जो मल्टीपल बॉन्ड के साथ या डबल बॉन्ड के साथ या कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ या एरोमेटिक सिस्टम के साथ लगे होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, विथड्रॉ करते हैं। तो ऐसे इफ़ेक्ट को नेगेटिव रेजोनेंस या नेगेटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट कहते हैं। और ये ग्रुप्स की एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि नेगेटिव रेजोनेंस या नेगेटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट शो करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। ये मैंने साइनाइड ग्रुप लगा दिया। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को EWG के साथ लिखेंगे, ठीक है? और ये साइनाइड जो है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन अपने ऊपर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है अपने ऊपर शिफ्ट करता है। तो इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो 3 रह जाएगी, क्योंकि अगर ये बॉन्ड नाइट्रोजन पे जाता है तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर पहले इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, अब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे और इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 बॉन्ड हैं, तो 1 बॉन्ड ये है, तो कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड रह जाएँगे। 4 करने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि या तो मल्टीपल बॉन्ड मूव करता है या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा तो इस कार्बन पे कौन-सा चार्ज आएगा? पॉज़िटिव। और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। चूँकि इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने वाले ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसे नेगेटिव रेजोनेंस इफ़ेक्ट के नाम से कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट, रेजोनेंस इफ़ेक्ट और मेसोमेरिक इफ़ेक्ट पढ़ा। I could have easily skipped resonance और mesomerism, which we have done in the chemical bonding also, but हम सीधा रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट कर सकते थे। लेकिन टॉपिक की कंटिन्यूटी बनाने के लिए, शायद आपको भूल गया हो, मैंने पहले रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म एक बार करवा दिया दोबारा से आपको, फिर मैंने आपको रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया है। अब आप लोग ये कीजिए कि इसको अच्छी तरह से, क्या कहते हैं, अच्छी तरह से आप इसको गो थ्रू कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल, एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से थैंक you very much. We call it a day. Love you all. Have a great day. Thank you. Good day.